जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। और हर रोज हम लोगों को एक नए तरीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जा रहा है साथी। और काफी सर्च के बाद इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जा रहा है, ताकि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे थे उसी के आधार पर लाया जा रहा है साथी। तो उम्मीद है कि आप लोग आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से जुड़ेंगे साथी, यानी 11 प्रैक्टिस सेट आपके आज हो जाएंगे। और इसके पहले के 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और साथी, अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर उन्हें देखें और उसका एनालिसिस करें साथी, कि किस तरीके के प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं। क्या बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है साथी। चलिए इसी श्रृंखला में आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 11 शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है मुहावरे का साथी। कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। मैंने साथी आपको बताया था कि मुहावरा और लोकोक्ति दो चीजें होती हैं। देखिए, मुहावरा का मतलब होता है कि ये हमारा वाक्यांश होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता है ना। लेकिन मैं आपसे लोकोक्ति की बात करूं तो लोकोक्ति का मतलब ही होता है लोकधन उक्ति, अर्थात ऐसी बातें, ऐसा एक कंप्लीट वाक्य जो हमारे समाज में, हमारे लोक में प्रचलित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथी, लोकोक्ति कहते हैं। और देखते हैं फिर इसका। देखिए, कह रहा है सब्ज बाग दिखाना। देखिए, छोटा सा कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं है। और कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या हिम्मत बंधाना होता है, या हरे भरे उद्यानों की सैर करना, या फिर धोखा देना, या फिर झूठे वायदे करना। चलिए, इसके पहले आप साथी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज के हमारे दाढ़ी वाले साहब क्या हमें सब्ज बाग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं क्या साथी, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। देखिए, कह रहा सब्ज बाग दिखाना, यानी सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है झूठे वायदे करना, है ना। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करना, वायदे करना, लेकिन पूरा एक भी नहीं करना। और ऐसा काम करते हैं हमारे कौन, दाढ़ी वाले साहब जी। चलिए आगे देखते हैं। और दाढ़ी वाले साहब हैं कौन, आप जानते होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब हमारा डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही होगा। ना तो हिम्मत बंधाना होता है, ना ही हरे भरे उद्यानों की सैर करना, ना ही धोखा देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, और भी कुछ आपके सामने चीजें लिख रखी, और भी कुछ मुहावरे हैं साथ ही, इनका अर्थ आपको बताना है। पानी देवाना नाम लेवा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है साथी, बताइएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वंश का समूल नाश करना, समूल नाश करना। ठीक है, वंश का समूल नाश करना साथी। ठीक है, देखिए, पानी देवाना नाम लेवा आपने सुना होगा साथी, कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यानी कौन, एक ऐसा काम कौन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने ऐसा करवाया था उसके यहाँ। तो क्योंकि वो अधर्म के ऊपर चल रहा था, अधर्म की बातों पर चल रहा था, तो इसलिए इसका मतलब पानी देवाना नाम लेवा का मतलब क्या होता है, वंश का समूल नाश करना। यानी अब कोई बचेगा ही नहीं, कि जो कोई पानी देने वाला भी बचे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या करा, टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना एक काफी इंपॉर्टेंट है साथी। इन चीजों को आप देखिएगा, ये 1 नंबर है, 2, 3, 4 और ये 5 आपके सामने लिखा। टिप्पस लगाना क्या होता है, सिफारिश करना। क्या होता है साथी, सिफारिश करना, सिफारिश करना। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है कि आटे दाल का भाव पता होना। देखिए, आटे दाल का भाव उसी को पता होता है मित्र, जो हर रोज क्या करता है, कमाता है और खाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक तरीके से ऐसी स्थिति किनके सामने होती, तो निम्न तबके के लोगों के पास होती है साथ ही। हर रोज उनकी यही स्थिति है। शाम तक जितना भी उनकी अर्निंग होती है, जितना भी उनकी कमाई होती है, वो सुबह से लेकर शाम तक, और फिर शाम को सब चीज खत्म हो जाता है। यानी ये देखा जाए कि अगले दिन के लिए अगर उनके पास देखें तो साथी एक्स्ट्रा कुछ रिजर्व मटेरियल नहीं बचता है। अर्थात बहुत ही कष्ट है जीवन में ऐसी स्थितियों में। तो आटे दाल का भाव पता होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। चलिए आगे क्या चीज कह रहा है, कह रहा नीम हकीम खतरे जान। भाई साहब, नीम हकीम खतरे जान का मतलब ये है कि आप अगर थोड़ी बहुत कोई चीज जान रहे हैं ना, तो आगे उसके ऊपर आप काम मत करिए जब तक कंप्लीट जानकारी आपके पास ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या होता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक, अल्प ज्ञान खतरनाक होता। आगे कह रहा है कि 9 2 11 होना। भाई 9 2 11 मतलब क्या, रफू चक्कर होना, मतलब भाग जाना। ठीक है, क्या करना साथी, भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, और किस तरीके के प्रश्न है हमारे सामने। चलिए
तो मैं बात करूं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, कैसी? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद है? कि मैंने आपको बताया था साथी, दो तरीके के अलंकार होते हैं। अगर मैं आपसे अलंकार की बात करूं साथी, मेनली अलंकार की बात करूं, मुख्यतया ये दो तरीके में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता हमारे पास शब्दालंकार, शब्दा अलंकार होता है मित्र। दूसरा क्या होता है हमारे पास? अर्था अलंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार होता है। चलिए, मैं शब्दालंकार की बात करूं साथी, तो कौन कौन होते हैं इसके अंतर्गत मैं बात करूं आपसे, तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे मैं बात करूं आपसे तो कौन होता है? यमक अलंकार होता है। आगे मैं आपसे बात करूं साथी तो कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष अलंकार होता है। लेकिन अर्थालंकार की बात करूं साथी, अर्थालंकार के कई होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं मित्र, कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे आपके उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा हो जाएगा। और कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और कौन सा होगा? तो रूपक हो जाएगा। और कौन सा होगा साथी? और अगर आपसे मैं बात करूं तो और हो जाएगा हमारे पास मानवीयकरण हो जाएगा, मानवीयकरण। यानी अगर मैं देखूं साथी तो ये तीन हमारे अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनको छोड़ने के बाद जो हमारे पास अलंकार बच रहे हैं वो अर्थालंकार होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अर्था और शब्दा का मतलब क्या होता है, जरा हमें बताइए। तो बिल्कुल आप सुनिएगा, शब्दालंकार का मतलब होता है, देखिए उससे पहले हम अलंकार को जानते हैं क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है। सुनिए, अलंकार का मतलब अगर हम कहें तो इसको आभूषण भी कह सकते हैं साथी। क्या कह सकते हैं? आभूषण। आभूषण मतलब वही गहने। यानी जिस तरीके से एक स्त्री को, एक युवती को, या एक किसी भी व्यक्ति को अगर सजाने के लिए आभूषण की जरूरत होती है, गहने की जरूरत होती है मित्र, उसी तरीके से हमें शब्दों को सजाने के लिए, अर्थात शब्दों की बात अगर करें तो हम बात करें, अगर हम यहाँ पे किसकी, साहित्य की बात करें साथी, यानी साहित्य को सजाने के लिए हमारे अगर जरूरत जिसकी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी साहित्य रूपी जो आभूषण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अलंकार होते हैं साथी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं अलंकार की बात करूं तो दो तरीके के, एक शब्दा और एक कौन सा हो गया? अर्था हो गया। यानी कि जब भी किसी भी काव्य में अगर शब्द के आधार पर कोई चमत्कार उत्पन्न होता है मित्र, तो वहां पे शब्द अलंकार होता है। लेकिन अगर अर्थ के आधार पे उसके ये चमत्कार आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक है। शब्दा की मैं बात करूं साथी, शब्द अलंकार का मतलब तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा और श्लेष अलंकार होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा क्या? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो कनक शब्द देखिए दो बार आ रहा है और शब्द की वजह से यहां पर एक चमत्कार आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक कनक का मतलब धतूरा हो रहा है और दूसरे कनक का मतलब क्या हो रहा है? सोना हो रहा है। अर्थात शब्द के वजह से यहां पे अलंकार आ रहा है, यानी चमत्कार हो रहा है, तो शब्द अलंकार। लेकिन अगर यही अर्थ के आधार पर होता तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि काजल की सी कतार है खजूर की, और इस पंक्ति में अलंकार। देखिए, अब इतना भी दिमाग हमें नहीं लगाना मित्र, मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है कि जहां पर भी आपको कुछ वाचक शब्द आपको दिखे, सा, सम, से, समान, और तुरंत हमने कहने वाले हैं क्या साथी? उपमा अलंकार है। किसी को उपमा देकर के बातें की जा रही, भैया आप उसके जैसे, है ना। रेख सी, यानी कि काजल के रेख जैसी कतार है, अर्थात हमने यहाँ पे तुलना कर दिया मित्र कि उसके जैसी है। तो जहां भी हम तुलना करते हैं मित्र, जहां भी, अगर आपको इतनी बात नहीं याद है तो सिर्फ दो तीन शब्द, सा, सम, से, समान, ये जहां भी आपको याद आता है आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। हमें बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना मित्र, हमारा एक ही मोटिव है, क्या? एग्जाम क्रैक करना। इसका मतलब हमें कुछ ट्रैक वर्ड भी पकड़ के चलना है। जैसे हमें सासम से समान दिखे, हम तुरंत कहने वाले हैं वहां पे अलंकार कौन सा होगा? तो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, जहां भी हमें योजक शब्द दिखाई दे, शब्दों योजक चिन्ह साथी, सॉरी, योजक चिन्ह आपको दिखे, वहां जैसे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल, देखिए जहां भी हमको दिखे ये वाला, तो योजक चिन्ह इनके बीच में आ गया। और जैसे ही आपके सामने योजक चिन्ह दिखे, हम कह सकते हैं गुरुजी ये रूपक अलंकार होता है। बहुत ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। और जब परिभाषा की बात आएगी तो हम सभी जानते हैं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहां तो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मैं उत्प्रेक्षा अलंकार की आपसे बात करूं साथी, इसके लिए भी मैंने आपको पढ़ा रखा था क्या? जहां भी हमको मनु मानो जनु जानो जैसे शब्द दिखाई देते हैं मित्र, ठीक है, क्या मैं आपसे बात करूं तो मनु मानो,
ठीक है, मनु मानो, ठीक है, जनहु जनहु, और क्या जानो, ये शब्द जहां भी आपको दिखाए, इनको जहां भी ये दिखाई दे दिए किसी भी काव्य में, आप तुरंत कहेंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, प्रेक्षा अलंकार होगा, बिना किसी टेंशन के। बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं साथी आप चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना, और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको आगे बताई जाएगी। इसका मतलब सी आ गया तो कौन सा अलंकार होगा, यह उपमा अलंकार होगा, ठीक है। ट्रिक करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या कहा है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें, है ना, आपको बताना कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए था क्या होगा इसका जवाब। देखिए हमको ये पता, देखिए क्या लिखा कि तलवार एक उपयोगी फौलाद है, नहीं भैया फौलाद तो नहीं होता कुछ ऐसा। फिर कह रहा कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, क्या ये सही होगा, या तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, क्या ये सही होगा, या फिर कह रहा कि तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, ये भी कही ये सही होगा, आपको बताना है। चलिए दो बात याद रखिए मित्र, क्या, एक हमें याद रखना है अस्त्र के बारे में कि अस्त्र क्या होता है, और दूसरा याद रखना है साथी क्या हमें कि ये शस्त्र क्या होता है। बस ये दो चीज आपको याद रख, और बढ़िया ट्रिक आपको बता रहा हूं, कभी भी जीवन में आप भूल जाएंगे तो आप बताइएगा हमें मित्र, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इस बात को सुनिए कैसे। देखिए लिखा है शस्त्र, तो स से शस्त्र और स से क्या याद रखेंगे, साथ, मतलब इसका क्या गुरुजी, तो सुनिए, शस्त्र का मतलब साथ अगर आपको याद है मित्र, इसका मतलब दुनिया के ऐसे सभी हथियार जिसका उपयोग हम अपने हाथ में पकड़ करके करते हैं वो सब शस्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शस्त्र कहलाते हैं, अर्थात जिनको फेंक कर नहीं, पकड़ करके जिससे वार किया जाता है वो हमारा क्या होता है, शस्त्र होता है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तलवार क्या फेंक करके वार करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं गुरुजी, ये तो पकड़ करके लड़ाई होती है इससे। जब पकड़ कर लड़ाई होती है इसका मतलब हमारे हाथ में होता है, और जब हाथ में है यानी साथ में है, साथ में है यानी ये क्या बनेगा, शस्त्र बनेगा, स से शस्त्र और स से साथ में। जब ये याद हो गया तो इन्हीं इन्हीं के अपोजिट सेम कौन होते हैं, अस्त्र होते हैं। इसका मतलब जिसको हम फेंक करके वार करते हैं, जैसे हमारा क्या, जैवलिंग, भाला, भाला से भी कभी कभी फेंक करके वार किया जाता है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे साथी, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये अस्त्र कहलाएंगे, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं इन बातों को समझ चुके होंगे मित्र, यानी जिनको साथ में रख करके करते हैं यानी हाथ में पकड़कर जिससे वार करते हैं हमारे शस्त्र कहलाते हैं, और जिनको फेंक कर वार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तलवार एक उपयोगी क्या होगा, फिर शस्त्र होगा मित्र, शस्त्र होगा। और उम्मीद करते हैं बढ़िया से आपके समझ में आया होगा। और यही नहीं, ये आपको रीजनिंग में भी आता साथी कि इन चार में से आपको ऑड कौन सा है वो छांटना है, यानी सबसे अलग आपको दिखाना है, तो ऐसे दे देगा और आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसे आपको बताना साथी कि कौन सा इसमें अलंकार होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण, अच्छा अलंकार नहीं पूछा, चरण कमल का अर्थ क्या है इस बार ये पूछ लिया, इसका क्या अर्थ है आपको बताना। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपको यहाँ पे अलंकार पूछता साथी तो तुरंत आप देखते क्या ये योजक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है, और जैसे ही योजक चिन्ह दिखाई दे हम कहेंगे क्या, यहाँ पे गुरुजी रूपक अलंकार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, इसीलिए तो यहाँ रूपक होता है। यहाँ कह रहा है कि कमल, देखिए तो देखिए कह रहा है कि चरण कमल, यानी चरण जो है ना वो सिर्फ चरण ही नहीं है बल्कि बिल्कुल कमल है, वो कमल है, कमल के समान है, बिल्कुल कमल है वो, है ना। इसका मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझा जा रहा है, सेम समझा जा रहा है, और जब ऐसा होता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ अलंकार तो पूछा नहीं है, कह रहा कि चरण कमल का अर्थ क्या है, तो क्या पैर और कमल का फूल पूछ होगा इसका, या कमल के फूल पर पैर होगा, या पैरों पर कमल के फूल होगा, या कमल के फूल जैसे पैर होगा। साथी मैंने आपको अभी बताया आपको क्या कि यहाँ उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं समझा जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। इसका मतलब कमल के फूल जैसा क्या है, पैर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। और हम लोग बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखा है। देखिए कह रहा कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, है ना, शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, यानी तमस का मतलब क्या होता है। इसके पहले आप मुझे बताइएगा तमस किसकी रचना है, यह भी बताइएगा साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तमस की अगर मैं आपसे बात करूं तो तमस कौन लिखा है, तमस कौन लिखा है मित्र, तो क्या तमस लिखे हैं भीष्म साहनी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये भीष्म साहनी लिखे हैं साथी, भीष्म साहनी, और इनकी रचना बताइए।
तो चीफ की दावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा साथी, चीफ की दावत, ठीक है, चीफ की दावत। तमस हो गया, चीफ की दावत हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, और कई बार पूछ रखा भीष्म साहनी की ये रचनाओं के बारे में। तो आप यहां तब तक बताएंगे अब कि तमस शब्द का समानार्थी क्या होगा। समानार्थी मतलब होता है इसका पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, क्या अंधकार होगा, क्या तमाशा होगा, या रस्सी होगा, या प्रकाश होगा। देखिए, तमस का मतलब होता है साथी क्या चीज, तो अंधकार होता है ना। तम मतलब भी क्या होता है, अंधकार होता है, और अंधकार का मतलब भी तो अंधकार हो गया। ठीक है, अगर इसके तमस का मैं अंधकार का पूछूं कि अंधकार का विलोम क्या होगा साथी, तो आप बताएंगे क्या, आलोक। क्या होगा, आलोक होगा। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है मित्र। और यहाँ पे तमस का हमसे समानार्थी पूछा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन डी ए होगा। ए मतलब अंधकार हो जाएगा। रस्सी को जो होती है साथी, रस्सी का अगर मैं आपसे पूछूं, रस्सी को क्या कहेंगे, इसका तत्सम, तो इसका क्या बनेगा, रज्जू बन जाएगा, रज्जू बन जाएगा, तत्सम तद्भव। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न के साथ ही, देखिए क्या करा है, और भी कुछ शब्द इसने दे रखा है और करा, इनका भी आप लिखिए हमारे सामने समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची लिखिए। देखिए, चंद्रमा का क्या होगा, क्या राकेश होगा। राकेश, राकेश का मतलब हो गया राका धन ईश, मतलब रात्रि का जो भगवान होता है, देवता होता है, वो कौन है, क्या राकेश उसी को कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। और वह पहला भारतीय जो चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, राकेश शर्मा था। इस चीज को भी आप याद रखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा कि राकेश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, इंदु। ठीक है, राकेश हो गया, और क्या बनेगा, शशि, सोम। चलिए जंगल का बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, विपिन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, कानन होगा, और क्या होगा, क्या अटवी होगा, क्या कांतार होगा, कांतार होगा। ठीक है, चलिए, तो जंगलों का क्या क्या हो जाएगा, विपिन, कानन, अटवी, कांतार हो जाएगा। आगे देखते हैं जीव का बताइए, जीव का क्या होगा साथी, तो जीव का एक रसना हो जाएगा, रसना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो जिहवा हो जाएगा, जिहवा हो जाएगा, रसना हो जाएगा। ये सब किसके हैं, जीव के हैं। आगे मैं आपसे गृह की बात करूं साथी, तो आलय हो जाएगा, आलय हो जाएगा, गृह हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, सदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदन हो जाएगा, घर हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसकी पर्यायवाची है, तो ये घर या गृह के हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं कनक। कनक का मतलब क्या होता है मित्र, कनक मतलब हमारा क्या 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 करेगा, सोना भी हो सकता है इसका अर्थ। ठीक है, कनक का सोना भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है, धतूरा भी इसका अर्थ होगा। ठीक है, गेहूं भी इसका अर्थ होता है मित्र, गेहूं भी होता है। तो इसके अर्थ वाली बात है, इनके क्या है, ये अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्र, और अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या चीजें कह रहा। चलिए आगे कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है। क्या ये सूरदास की है, कबीर की है, तुलसी की है, किसकी है, आपको बताना है। देखिए मैं आपसे बात करूं साथी किसकी, कबीरदास की रचनाओं के बारे में बात करूं आपसे। देखिए तो क्या क्या है इनकी, साखी है, साखी है, और क्या है, शबद है, शबद है साथी, शबद है, साखी है, और क्या है, शबद है ना। और फिर इसके बाद क्या है, साखी, शबद, रामायणी, है ना। ये सब किसकी है, कबीरदास की रचनाएं हैं। और कबीरदास साथी किसके थे, कबीरदास किस शाखा के संत थे, तो कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के और सूफी संत थे। कैसे, सूफी संत थे, है ना। मगर यहां आपसे लिखूं तो ये क्या थे, निर्गुण काव्य धारा के थे, निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के क्या कौन से संत थे, तो सूफी संत थे साथी, सूफी संत थे, सूफी संत थे, बिल्कुल ही बढ़िया जबरदस्त वाले, किसी भी तरीके के आडंबर को नहीं मानने वाले, है ना। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बना है, ऊपर मुल्ला बाग दे, क्या अल्लाह बहरा हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा था, समाज से जो आडंबर है इसको खत्म करने का प्रयास किया था साथी, और काफी हद तक चीजें कारगर भी रही, है ना। तो ये कबीरदास की रचनाएं नहीं। अगर कबीरदास की हम लोग बात करें तो कबीरदास जो थे, इनके जन्म का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होता साथी। माना जाता है कि इनके जो ये ब्राह्मणी के पेट से पैदा, गर्भ से पैदा हुए थे, और लोक लज्जा की वजह से उन्हें क्या कर दिया गया था, किनारे जगह पे छोड़ दिया गया था। फिर नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपति ने इनका लालन पालन किया, फिर इसके बाद इनकी
चलती रही। और इन्होंने साफ लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, है ना। यानी कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि मैंने पढ़ा लिखा, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मैंने कॉपी कलम तो छुआ ही नहीं। इसका मतलब फिर इनकी रचनाएं कैसे हो गई, तो ये गाते थे मित्र, ये बताते थे, गाते थे, और उन्हीं चीजों का संकलन करते थे। कौन कौन करते थे, आप मुझे बताइएगा। क्या धर्मदास थे साथी, आप बताइएगा। क्या धर्मदास थे, बिल्कुल थे। तो वो इनकी रचनाओं का संकलन किया करते थे, लेकिन कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो सूरसागर किसकी रचना है साथी, तो ये सूरसागर किसकी होगी, क्या सूरदास की होगी, बिल्कुल ही होगी। मैं आपसे अष्टछाप के कवियों का भी नाम कहा था साथी, बताया था पिछले पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अष्टछाप के कवियों में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 कवि हैं। कौन कौन है, मैक्सिमम आपको दास मिलेंगे। कौन कौन, सूरदास, और कौन मिलेगा, गोविंद दास, है ना, ये लोग मिलेंगे। छीत स्वामी मिलेंगे, है ना, कुंभन दास मिलेंगे। तो इन चीजों को आप वहां देख लीजिएगा, मैंने बढ़िया से वहां पे बताया है साथी। आप चलिए आगे देखते हैं और कौन सी रचनाएं होती हैं। सूरसागर हो गई। इसके बाद क्या होती है, साहित्य लहरी है। कौन सी है, साहित्य लहरी है साथी। सूरसागर हो गई, साहित्य लहरी हो गई, ठीक है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी हो गई। और कौन सी है साथी, देखते हैं। साहित्य लहरी हो गई, सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है। सूर सरावली होती है, क्या होती है, सूर सरावली होती है, सूर सरावली, ठीक है। ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। कुमार इसकी मैं बात करूं कालिदास की, तो कालिदास की कौन सी है, कौन सी साथी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। कुमार संभवम, ठीक है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। तुलसीदास की अगर मैं बात करूं आपसे साथी, तो कौन कौन सी है तुलसीदास की, क्या रामलला नहछू है, रामलला नहछू, रामलला नहछू है, ठीक है। बरवय रामायण है, कौन सा, बरवय रामायण है साथी, बरवय रामायण है, ठीक है। बरवय रामायण हो गया, रामलला नहछू हो गया, ठीक है। ये सब पार्वती मंगल है ना, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल। और कौन सी है साथी, तो जानकी मंगल है, जानकी मंगल है, ठीक है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल हो गया। और अगर मैं आपसे बात करूं रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस। और इनके बारे में भी आपने जान रहे होंगे साथी, क्या कि पत्नी के बहुत फटकारने के बाद, है ना, लाज न आवत आपको, धिक धिक ऐसे प्रेम कैसे कर रखी उन्होंने, है ना। ये चीजें थी साथी, यानी तुलसीदास जी को भी बहुत सारी प्रताड़ना सुनने के बाद ही सफलता मिली। चलिए आगे देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि लाज ना आवत आपको, दौड़े आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहो ये नाथ, है ना। और तुलसीदास तुरंत गुस्सा हुए, चलो आज के बाद पत्नी का मोह खत्म। और तभी से तुलसी जी क्या हो गए, तुलसीदास हो गए मित्र, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मेरे देखिए क्या कह रहा है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। कौन सा इसका सही अर्थ होगा, देखिए ये है क्या चीज साथी, तो हमारे सामने दिख रहा है कहावत है, और कह रहा है इसका कौन सा सही अर्थ होगा, ये आपको बताना है। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, या फिर संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, या मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है, या स्वर्ग देखना है तो मरो, है ना, ये चीज कह रहा है। चलिए देखते हैं। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब भैया बिना अपने कोई काम किए, बिना अपने संकट में पड़े, बिना काम किए, बिना रिस्क लिए कोई भी कार्य जो होता है वो अच्छा नहीं होता है ना। यानी रिस्क लेना ही आपको, अपने जिंदगी के सारे रिस्क लेने हैं, बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं बनेगा। अर्थात संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है साथी, नहीं मिलता है। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9। देखिए कह रहा है केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं। साथ ही मैंने आपको विशेषण बताया, विशेषण बताया कि विशेषण क्या होता है। मैं आपसे बात करूं तो विशेषण जो होता है हम ऐसे लिखते हैं, और विशेषण में 1 2 3 4 हमारे वर्ड आए, यानी अक्षर आए हैं। अर्थात विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन, जीपीएस यस, तो जीपीएस यस मैंने आपको बताया था साथी, क्या है ये जीपीएस यस है। इसका मतलब जी का मतलब होता है गुणवाचक, होता है क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। पी से क्या होता है, परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है मित्र। और मैंने क्या आपको बताया था, एस से हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा। और फिर मैंने आपसे क्या बताया था, इस यस का मतलब क्या हो जाएगा साथी, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा,
ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक भी बोलते हैं, निजवाचक भी बोलते हैं साथी। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता रखा था और बढ़िया से इसको हम याद रख सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक, क्या, जीपीएस, यस, हमें जीपीएस ऑन करके रखना है, बस यही चीज है साथी, इतना ही याद रखना। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए केवल हो गया, अनुमानतः हो गया, तो ये कहा जाता है ना कि केवल 10 लोग आ रहे हैं, या अगर मैं बात करूं केवल इतना, है ना, केवल आपसे बात करें साथी, केवल 2 मीटर रस्सी दीजिए, केवल इतना दीजिए, ठीक है, केवल अनुमानतः, ये जितने भी हैं साथी, सर्वथा जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, परिमाणवाचक होते हैं। ये विशेषण कौन से, परिमाणवाचक होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। घर का अभी पीछे हम देख कर आए, क्या अनल है, वात है, उरग है, या फिर आलय है। देखिए अनल की बात करूं साथी, तो अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। लेकिन यही अगर आपसे मैं बात करूं कि अनिल का मतलब क्या होता, तो अनिल का मतलब क्या होता है मित्र, हवा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, क्या होता है, हवा होता है। आपसे बात करूं वात का, तो साथी वात का मतलब क्या होता है, समीर होता है, समीर होता है, वायु होता है, और क्या होता है, हवा होता है ना। ये सब चीजें किसकी पर्यायवाची, पवन होता है, ये सब हवा की पर्यायवाची होती है। आपसे बात करूं उरग मतलब साथी क्या होता है, तो उरग सर्प की पर्यायवाची होती है, सर्प अर्थात सांप की पर्यायवाची होती है उरग। ठीक है, आगे आपसे बात करूं, देखिए कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो होता है मित्र क्या, आलय होता है। आलय इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और क्या होता है, तो सदन होता है ना, निकेतन होता है, निकेतन होता है, घर होता है, ठीक है, और घर हो गया, निकेतन हो गया, सदन हो गया, और फिर क्या होता है, आलय होता है, ठीक है, आलय हो गया, गृह हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है साथी। तो इसके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या कर रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। आपको काल पहचानना साथी, आपने काल पढ़ा होगा, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 पढ़े होंगे। फिर इसके प्रकार पढ़े होंगे साथी। देखिए आगे क्या कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, है ना, यानी ये क्या कर रहा है, एक बात दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वह आएगा तभी तो मैं जाऊंगा, यानी हम क्या है कि पहले डिपेंड है किसी और पे। तो ये जब भी आपको ऐसा दिखेगा साथी, हम वहां कहेंगे हेतु हेतु मद। लेकिन देखिए अब हेतु हेतु मत तो हो गया, अब आगे क्या भविष्य होगा या फिर इसके बाद भूत होगा, ये भी तो हमें पहचानना है। तो देखिए कह रहा वह आए तो मैं जाऊं, है ना, यानी भविष्य की बात कर रहा साथी कि पिछला व्यक्ति जब हमारे ड्यूटी पर आएगा, यानी कि पिछला व्यक्ति जो पुलिस का है, मान लीजिए आप पुलिस की नौकरी में लग गए हैं साथी, और पिछला व्यक्ति जब आएगा तभी आपको अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिलती है, ये बात आप भी जानते हैं। बेशक आपका साथी 2 घंटे लेट आए, 1.5 घंटे लेट आया, लेकिन जब तक वो ड्यूटी पर नहीं आएगा तब तक आपको अपनी ड्यूटी पर बरकरार रहना है, इस बात को जानते होंगे। तो आप कहेंगे क्या वह आए तो मैं जाऊं, यानी अभी वो जब आएगा ना तो फ्यूचर की बात, यानी कुछ घंटों के बाद ही मैं जा पाऊंगा, तभी ये बात हो पाएगी। तो इसका मतलब हेतु हेतु मत, जैसे ही क्या वह आए, इतना तो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु में आ गया। लेकिन कह रहा कि मैं तब जाऊंगा, इसका मतलब भविष्य की बात है साथी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद और क्या, भविष्य काल। अगर आपसे कह दें कि आप पढ़े होते तो जरूर ही पास हुए होते, तो ये बीती हुई बात हो रही साथी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए कह रहा है कि जब जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हम पीछे अलंकार पढ़ के आए साथी, 2 तरीके के मेनली होते हैं, शब्द अलंकार और हमारा अर्थालंकार। मैं अगर आपसे बात करूं अर्थ के आधार पे जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे तो हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है साथी, क्योंकि यहाँ पे अर्थों के आधार पे कहा है और ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है अर्थालंकार। इसका मतलब इसका सही क्या होगा, उदाहरण, इसका उत्तर क्या होगा, तो अर्थालंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए आपके सामने लिख दिया, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यमक अलंकार तो हुआ नहीं है गुरुजी। क्यों, क्योंकि हमने कहा जैसे आपको दिखे यमक, आपको याद रखना है क्या मित्र कि कोई एक शब्द की आवृत्ति हुई होगी 2 बार मिनिमम, यानी जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है तब वहां तो हम यमक कहते हैं। लेकिन क्या कोई शब्द रिपीट हुआ यहां,
तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसका मतलब यमक तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको तो हम कटिंग कर देते हैं। आगे देखिए क्या लास्ट की अगर मैं बात करूं तो लिखा है उपमा अलंकार। तो मैंने आपको उपमा में बताया कि साथी जहां भी उपमा अलंकार दिखे आपको क्या मिलेगा, सा मिलेगा, सम मिलेगा, सरिस मिलेगा, सरिस मिलेगा और क्या मिलेगा, समान मिलेगा। क्या इन सभी में से कोई भी आपको योजक शब्द दिखा क्या? तो नहीं दिखा गुरुजी, इसका मतलब ये तो उपमा भी नहीं होगा। आगे कह रहा क्या अनुप्रास होगा क्या? तो मैंने आपको अनुप्रास के बारे में बताया था कि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात अक्षर की आवृत्ति होती है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, मुदित मनोहर मंदिर आए, है ना। तो ये जो म आ रहा है और च आ रहा है साथी, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये ऐसा भी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जब बच गया ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब श्लेष अलंकार इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो श्लेष अलंकार होता क्या सर, सुनिए क्या होता है, जहां पर कोई भी शब्द एक ही बार आता है लेकिन वो अपने कई अर्थ छोड़ जाता है, वहां श्लेष अलंकार होता है मित्र। और श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। क्या होता है मित्र, चिपका हुआ होता है। अर्थात जहां पर भी कोई शब्द एक बार आए, एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलने लगे, वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां क्या करा, देखिए करा जहां गांठ तहां रस नहीं, यानी कि अगर कहीं भी देखिए दो तरीके की बातें कर रहा है। एक तो गन्ने की बात कर रहा है मित्र, अगर गन्ने की बात कर रहा है इसका मतलब गन्ना जो होता है इस तरीके से होता है, बीच बीच में उसके गांठें भी होती हैं, ठीक है, गांठें भी होती हैं मित्र, आप आराम से जान रहे होंगे इस बात को। जहां पे गन्ने में गांठ होती है वहां हम देखेंगे तो रस नहीं होता गन्ने में, अर्थात वहां पे रस नहीं होता है, ठीक है। एक तो यहां इस बात को कह रहा है, फिर कह रहा है कि और अगर इंसान के जीवन से ले लें तो जहां पे गांठ का मतलब एक बार क्या होता है, वैमनस्यता, है ना। जहां भी एक बार वैमनस्यता हो गई, आपकी दुश्मनी हो गई, बोलचाल हो गई साथी, तो फिर कितना हो भी आप समझिए कि फिर से वो चीजें आ जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं जीवन में। अर्थात वहां फिर वो रस नहीं था जो पहले आप लोगों के बीच में, यानी जब जब पहले वहां पे जो प्यार, जो मोहब्बत, जो बातें थी वो अब नहीं रह जाती हैं, यानी चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब गांठ तो हमारा एक ही बार आया लेकिन साथ ही ये क्या किया, कई अर्थ हमारे बीच छोड़ गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। आप और भी पढ़े होंगे क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानस चून। अर्थात पानी ही आया है कई बार साथी लेकिन इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात अगर इंसान के जीवन की बात करें तो उसके जीवन में पानी का मतलब क्या, मर्यादा हो गया। अगर उसके जीवन में मर्यादा नहीं है साथी तो वो जिंदा लाश के समान किसी काम का नहीं है। और अगर मैं बात करूं मोती के लिए साथी, तो पानी का अर्थ होता है चमक। अगर जिस मोती में चमक नहीं है उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है मित्र, उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं चूने की बात करूं मित्र, वही चूना जो क्या करते हैं चचा जी लोग ठोक के खाते हैं, वही चूने की बात करूं तो वो चूना जो होता है मित्र, उसमें अगर आप पानी यानी जल नहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं, पानी के कई अर्थ निकले, यानी चिपके हुए इसके अर्थ हैं मित्र। जहां पर भी ऐसे आपको दिखेंगे वहां पे हम क्या कहेंगे, वहां पे श्लेष अलंकार होता है मित्र। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो अब समझ चुके होंगे साथी ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। निर्मल का बताना आपको, क्या मलिन होगा, क्या अभद्र होगा, क्या विषम होगा या फिर कोमल होगा, इसको आपको बताना है। देखिए निर्मल का मतलब होता है बिल्कुल ही स्वच्छ साथी, बिल्कुल ही स्वच्छ, है ना। और तो इसका निर्मल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो निर्मल का हो जाएगा मलिन। मतलब क्या होता है साथी, गंदा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साथी क्या, तो हो जाएगा मलिन, ठीक है। चलिए विषम की बात करूं साथी तो क्या बनेगा, सम बनेगा हमारा। कोमल की बात करें तो क्या बनेगा, कोमल का बन जाएगा साथी क्या, कठोर बन जाएगा। आराम से इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपके कुछ और शब्द लिख रखा साथी, इसका भी आप जवाब दीजिए। देखिए कह रहा अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो क्या अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होगा, क्या बहिर्मुखी होगा मित्र। आगे मैं अनुलोम की बात करूं साथी तो इसका क्या विलोम, इसका विलोम ही विलोम हो जाएगा, यानी उल्टा ही इसका क्या होगा, विलोम। या फिर इसका प्रतिलोम भी लिख सकते हैं साथी, क्या प्रतिलोम भी लिख सकते हैं, प्रतिलोम, ठीक है। चलिए आगे है क्या अंतरंग, तो अंतरंग का क्या होगा मित्र, क्या बहिरंग होगा, बहिरंग होगा। आगे अमावस्या लिखा है तो अमावस्या का क्या होगा साथी, पूर्णिमा हो जाएगा, बिल्कुल ही पूर्णिमा बन जाएगा।
आगे कह रहा आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा मित्र? भौतिक हो जाएगा क्या? आप बताइएगा, भौतिक हो जाएगा। अतल का कह रहा साथी, तो अतल का क्या हो जाएगा? वितल हो जाएगा। आगे अल्प प्राण का क्या हो जाएगा मित्र? तो महाप्राण हो जाएगा। और महाप्राण की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जितने भी आपको ऐसे वर्ड या अक्षर दिखाई दे जिसके भी स्पेलिंग में एच आता है वो सारी के सारे महाप्राण होते हैं। बस आपको च और दंत स को याद रखना है कि च में एच आते हुए भी ये हमारा क्या है? अल्प प्राण है। लेकिन स वाला जो दंत स है उसमें एच नहीं आता है, फिर भी महाप्राण है। और इसके बाद तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना मित्र, सब आपको एकदम कंफर्म, एकदम सब सेलेक्ट हो गया। देखिए ओजस्वी का क्या हो जाएगा साथी? ओजस्वी मतलब होता है कि जिसके चेहरे पे चमक हो साथी, काफी ऊर्जावान हो, बलवान हो, वो होता है ओजस्वी होता है। आप ऋषि महात्मा को देख लीजिए मित्र, वो क्या होते हैं? ओजस्वी आपको दिखेंगे, तेजस्वी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक मोह माया से अलग होते हैं, सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं होते हैं, है ना, इसलिए वो चीजें ऐसी होती हैं साथी। ओजस्वी की बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथी? कांतिहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांतिहीन हो जाएगा। और कांति का मतलब क्या होता है मित्र? चमक होती है। और कांतिहीन मतलब जिसके अंदर चमक ही नहीं होगी। आपने देखा होगा केश कांति नाम से बाबा रामदेव क्या देते हैं? एक शैम्पू वगैरह देते हैं, यानी आपके केस में, बाल में क्या आएंगे? चमक आएंगे मित्र, आराम से आप याद रख सकते हैं। देखिए कह रहा है गौण का क्या होगा? गौण का मतलब होता है क्या? एकदम बिल्कुल अलग सी चीजें, है ना, प्रधान नहीं, मुख्य नहीं, अन्य जो होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रमुख। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं साथी? प्रधान भी कह सकते हैं, प्रधान। ठीक है, तो गौण का क्या हो जाएगा? प्रमुख या फिर प्रधान हो जाएगा। देखिए कह रहा है गणतंत्र का क्या होगा? गणतंत्र का क्या होगा साथी? तो राजतंत्र हो जाएगा। क्या? बिल्कुल ही राजतंत्र होगा। राजतंत्र मतलब जहां पे हमारी मोनार्ची अर्थात राजतंत्र यानी राजा का शासन होता है। और मैं बात करूं गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है क्या साथी? जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, अर्थात जहां पे क्या होता है? वहां पे निर्वाचन होता है अपने देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, जहां निर्वाचन होता है वो उसको क्या कहते हैं साथी? वो हमारा गणतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं देखूं, आगे मैं आपसे बात करूं साथी क्या चीज, तो कह रहा है कि बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। ठीक है, तो मुहावरे का आपको सही अर्थ का बताना है। मुहावरा देखिए कह रहा है कि क्या बालू से तेल निकालना मतलब मूर्खता करना, या फिर बालों से तेल निकालना, या फिर असंभव को संभव करना, या जमीन से कच्चा तेल निकालना। आप एक बात बताइए साथी, क्या बालू से तेल निकाल सकते हैं क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन असंभव काम है, फिर भी हम लगे हुए हैं उसके लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए कह रहा है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई का आपको बताना है, इसके रचयिता कौन है मित्र, कौन है? ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे अमृता प्रीतम लिखा है साथी, तो अमृता प्रीतम की रचना क्या है? दावत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम की रचना कौन सी? दावत, है ना। कह रहा रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो क्या राम कुमार वर्मा जी हैं क्या? बिल्कुल है साथी, बहुत ज्यादा एकांकी इन्होंने लिखा है, राम कुमार वर्मा बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एकांकी लिखी है कौन सी? रेशमी टाई लिख रखे हैं साथी, रेशमी टाई। देखिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां भी अलंकार से क्वेश्चन आ गया। काफी पूछा साथी, 1 से 2 प्रश्न अलंकार के आते हैं और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस सुनिए कैसे करेंगे, बस समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम, है ना, आराम से समझ सकते। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, उस इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। तो एक बात बताइए मुझे कि क्या बिना पैर के कोई व्यक्ति चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा गुरुदेव। फिर कह रहा सुने बिनु काना, और बिना कानों के ही उसको सुनाई दे रहा है, तो क्या ऐसा है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब जो इस तरीके की बातें की गई हैं कि बिनु पग चुले चले सुने बिनु काना, यानी बिना बिना ही भाव के काम हो रहा है, यानी बिना ही मतलब जो चीजें नहीं है उसके बाद भी वो चीजें हो रही है साथी। इसका मतलब वहां पे बिना भाव के काम हो रहा है, अर्थात विभावना आप ऐसे याद रखेंगे। यानी कि जहां पर अगर मैं बात करूं कि वो कारण न होने के बाद भी काम हो रहा है साथी, फिर भी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विभावना अलंकार कहेंगे। वहां पे कौन सा होगा? विभावना होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विभावना हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर बनेगा, विभावना अलंकार। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं। देखिए इसके पहले भी कुछ ऑप्शन दिया था, भ्रांतिमान है, व्यक्तिरेत संदेह है ना, संदेह अलंकार की बात करूं
तो जब दुशासन जो होता है इस तरीके की साड़ी जब चीरहरण होता है तो उसमें क्या लिखे हैं, उसमें है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, वो बिल्कुल संदेह में हो जाता है साथी, कंफ्यूज होता है दुशासन। तो वहां पे इस तरीके में क्या होगा, हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा, है ना। चलिए, तो भ्रांतिमान की अलंकार की मैं बात करूं साथी, यानी जहां पर भ्रम होता है किसी चीज को लेके वहां भ्रांतिमान होता है। आपने पढ़ा होगा कि अधर की कांति से, है ना, तो वो जो था, चलिए, तो यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, अगले क्वेश्चन में देखते हैं साथी क्या चीज कह रहा है कि मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इस वाक्य में क्या है, विशेषण पहचानिए कौन सा होगा, क्या संख्यावाचक, परिमाणवाचक और फिर क्या गुणवाचक या फिर क्या संकेतवाचक। देखिए क्या कह रहा है साथी, देखिए कह रहा कि 3.5 मीटर, और मैंने आपको बताया था जहां भी माप तौल की बात आ जाती है साथी, जहां भी माप तौल की बात आई हम कहेंगे भाई ये क्या है, परिमाणवाचक है, न कि संख्यावाचक। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा, संख्यावाचक ना होकर के परिमाणवाचक होगा मित्र, परिमाणवाचक इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा, परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए संख्यावाचक की बात करें साथी, तो जहां पर एक कंप्लीट पूर्ण संख्या का हमें बोध होता है, जैसे मैं आपसे बात करूं 10 लोग आए हैं या 50 लोग आए थे, वह हमारा संख्यावाचक होगा। और संख्यावाचक में भी दो होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होता है साथी, अनिश्चित वाचक और निश्चित वाचक। जब निश्चित वाचक की आपसे बात करूं, निश्चित वाचक संख्या की, तो यहां पर साथी एक कंप्लीट संख्या होती है, 2 4 10 20 कुछ भी हो सकती है। अनिश्चित वाचक की बात करूं साथी आपसे, अनिश्चित वाचक की, तो अनिश्चित वाचक संख्या उसे कहते हैं, है ना। अनिश्चित वाचक कौन सा होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है साथी, इस बात को आप समझिए, यानी जहां भी फिक्स नहीं होती है चीजें कि कितने लोग होंगे, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करूं, यानी यहां पे कह दिया जाएगा कि भैया सैकड़ों लोग आए थे, कौन कितने लोग आए थे, तो सैकड़ों लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, है ना, ये चीज हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि गुणवाचक, भाई जहां पे किसी की क्वालिटी को बताई जाती, गुण को बताया जाती, किसी की विशेषता को बताया जाता है कि सिंदूरी आम मीठे हैं, है ना, सिंदूरी आम मीठे हैं साथी, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि ये बहुत ही मीठा है, क्वालिटी बताई जा रही है ना। मोहन बहुत लंबा है ना, तो उसके लंबाई का गुण बताया जा रहा है, तो वहां पे हमारा गुणवाचक होगा। ठीक है, संकेतवाचक की बात करूं साथी, तो संकेतवाचक में हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके का क्या है साथी, विशेषण, ये है हमारा। ठीक है, क्या चीज है, विशेषण है, संकेतवाचक भी एक तरीके का, यह वह ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, तो इसमें आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए, यानी आपको समानार्थी शब्द बताना है मित्र। समानार्थी मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि समानार्थी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्या समानार्थी का ईंधन होगा, शक्ति होगा, या फिर ये उदग्र होगा या ऊर्ध्वाग्य होगा, क्या होगा। देखिए समानार्थी शब्द ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है साथी, शक्ति होता है, यानी हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मतलब शक्ति चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी शक्ति हो जाएगा, ना तो ईंधन होगा और ना ही ये होंगे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए, बताना आपको क्या होगा, कुछ बच्चे। तो देखिए कह रहा है कुछ बच्चे इधर आओ, तो क्या ये संकेतवाचक होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब हम पीछे देख के आए साथी, तो क्या संख्यावाचक होगा, हाँ कुछ तो है, कह रहा कि कुछ बच्चे इधर आओ, तो संख्यावाचक तो होगा, लेकिन कौन सा संख्यावाचक, क्या निश्चित, नहीं अनिश्चित, कुछ बच्चों की बात कर रहा है, इसका मतलब, और ऑप्शन में तो है ही नहीं कुछ अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर होगा बी। हालांकि यहाँ बी कर लीजिएगा, यहाँ सी कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। तो आज हमें बताइएगा साथी, आज हमारे पास 20 ही प्रश्न रहे। आप इसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जितना भी इसमें बड़ी ईमानदारी से, साथी हम उम्मीद करते हैं आपने प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, तो आपका स्कोर कितना रहा, आप इस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें मित्र। इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को अभी किस लेवल पर और भी आपको लेकर चलना है साथी। ठीक है, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ साथी आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।